नमस्कार दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। पीईटी एग्जाम का पहला टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें क्या है, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। मतलब अतीत की जो सबसे पहली तस्वीर है वो उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। ठीक है। तो ये सिंध प्रांत में था मोहनजोदड़ो, और ये पश्चिमी पंजाब जो है उसमें हड़प्पा में मिलते हैं। इन खुदाइयों में प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। तो यही जो दो दो खुदाइयाँ हुई थी, इन्हीं से स्टार्टिंग पता चला था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, क्योंकि ये तो सिंध प्रांत में हो गया और ये है आपका पंजाब जो प्रांत है, जो अभी पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक सहयोग थी। सहयोगी कहा जाएगा इन बातों को। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत और नए नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे, मतलब और भी कई दब गए होंगे, लेकिन अब पता नहीं है, वो मिले ही नहीं आज तक, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। वह सभ्यता विशेष रूप से भारत उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया गया है और उनकी महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, काफ़ी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़, पंजाब में अम्बाला। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई थी, मतलब गंगा की घाटी तक फैलने का अनुमान हो रहा है। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं है, उससे बहुत अधिक है। मतलब अकेला सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी के हिसाब से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका दिया है, तो इतना नहीं कह सकते क्योंकि ये गंगा तक फैली हुई थी। तो ये है इसका सीन, गंगा तक ऐसे फैली हुई थी। अब नेक्स्ट है, अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कोई अत्यंत विकसित सभ्यता थी। मतलब कह सकते हैं क्योंकि ये शुरू से ही नगरी सभ्यता थी, मतलब डायरेक्ट पहले नगर का विकास हुआ है, जो आजकल सिटी जिसको बोलते हैं, सिटी का पहले स्टार्टिंग हुई है। तो ये बहुत ही विकसित उस समय की थी, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। मतलब बहुत पहले से लोग रह रहे होंगे तब उस स्थिति में पहुंचे होंगे वो लोग, क्योंकि पहले तो गांव बसता है ना स्टार्टिंग, उसके बाद शहर आता है। तो ये कह सकते हैं हम। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, मतलब यहाँ पे कोई धर्म नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं रहे, या फिर अगर होंगे भी तो बहुत हावी नहीं थे। ये भी स्पष्ट है कि भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, मतलब जो बाद के सांस्कृतिक युग हैं उनकी अग्रदूत भी यही सभ्यता मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। इसके भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं कि फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र व्यापार किया। कुछ दृष्टियों में यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर भी थी। कुछ दृष्टियों में कहें तो यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था, व्यापारी जो था वो धनाढ़ था, और उसकी भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण थी। मतलब व्यापारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे इसमें। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, मतलब जो आज दुकानें होती हैं सड़कों पर वैसी थी, और दुकानें संभवतः छोटी थी, मतलब दुकानें छोटी हुआ करती थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मतलब बहुत टाइम गुजर गया तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत, वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आती जा रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते युग की जोड़ती है। मतलब 6-7 हज़ार पुराना बीता युग है, क्योंकि इसका टाइमिंग है वही 2350 से और 1750 बीच का है। तो उसके हिसाब से कर सकते हैं संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, ये स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, जो सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ मिला था वही है। ठीक है। चली आती जा रही है और रहने की है। तो लोकप्रिय लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की भी याद दिलाता है। मतलब पुरानी फैशनें क्या थी, जो अभी की फैशनें क्या हैं, ये सब बातें की जा रही हैं। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की ओर इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब बात इसमें यही कही जा रही है कि जो पुरानी, मतलब हम लोग पुराने से ही काफ़ी विकसित रहे हैं, और अलग अलग टाइप की सभ्यताएं रही हैं शुरू से। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ
चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। मतलब बात इसमें ये कही जा रही है कि हम लोग पहले से ही काफ़ी विकसित रहे हैं और उन्होंने कई अच्छे चिन्ह, नालियों का तंत्र जो पहले से ही, मतलब काफ़ी शुरू से ही आधुनिकता की जो विकसित बात की गई है वो शुरू से ही विकसित वाली बात की गई है। और ये जो सभ्यता है ये काफ़ी पुरानी चली आ रही होगी, तब उस टाइम पे पहुंची जो ऑलरेडी सिटी में मतलब चेंज हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे सारी जो सिटी, सारे जो नगर थे वो ऑलरेडी सिटी थे, मतलब गांव का स्टार्टिंग नहीं थी। तो मतलब ऑलरेडी जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे इतने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, इतने परसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से कह सकते हैं, तो काफ़ी विकसित थी ये सभ्यता। अब आर्यों का आना इसमें बात की जा रही है कि आर्य कब आए थे। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे। अब बात की जाए कि ये थे कौन लोग, तो आर्यों का आना के बारे में अगर बात की जाए तो और कहाँ से आए थे इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। मतलब बात की जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत में भी उसकी जड़ें मिलती हैं। कुछ विद्वान इन लोगों को दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों से मानते हैं। संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय में कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। मोहनजोदड़ो में कई हजार, व्यापारिक दृष्टि से हम इन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मली कहें तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये भारत के ही निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। मतलब कहें तो कोई ऐसी घटना हो गई जैसे बाढ़ आ गया या कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में हमें कुछ व्याख्या नहीं मिलती और उसकी वजह से अचानक वो खत्म हो गई सभ्यता। सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो उस हो सकता है उससे हुआ हो जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम में परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान सा छा गया, ये भी संभव है। मोहनजोदड़ो में खंडर अपने आसपास में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह तह पर तह जमती गई, मतलब बालू का वहाँ परसेंटेज बढ़ता गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़मीन सूखती गई और रेगिस्तान बन गया हो, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों से मजबूत होकर पुरानी नींवों पर, ऊंचाइयों पर मकान बनाने पड़े। खुदाइयों में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। मतलब उस समय भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि 2-3 मंजिले लोग मकान बनाते थे। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने का कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। सिंधु मतलब शुरू से ही उपजाऊ है बता रहे हैं, पर मध्ययुग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान में रह गया। मतलब बाद के बाद वो रेगिस्तान में चेंज हो गया था। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसम परिवर्तन का भी उस पर इफेक्ट है कि इन इलाकों में निवासियों में उनके रहने सहने की पद्धति को प्रभावित किया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षा का छोटे छोटे हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास है करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली है। मतलब अगर बात की जाए, जैसे अगर बात की जाए कि ये अगर मान लो इंडिया, तो ये तो तुम्हारी सिंध नदी यहाँ से निकल गई और गंगा नदी ये ऐसी निकल गई, तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसमें ये थी सिंधु सभ्यता। तो ये बात जो की जा रही है कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया मान सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या थी, एक त्रिभुजाकार थी। ठीक है, ये ऐसे इस रूप में फैली हुई थी। ठीक है, इस रूप में, मतलब अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस रूप में ये ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। ठीक है, अगर ठीक है आगे देखते हैं इसमें। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह वालू जिसने इसमें कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा है, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। मतलब अगर बालू नहीं छाती तो ये क्लियर था कि वो सब कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, सब खत्म हो जाता। अब बालू से वो ढक गए तो ऑलरेडी वो चीज़ें कुछ निकल आई हैं, जैसे बर्तन मृत भांड और जो भी चीज़ें वहाँ थी, घर वगैरह ये सब थे, तो वो निकल आए हैं और वे समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। बात वही है कि जो कालखंड हुए हैं उसके प्रमाण धीमे धीमे मिलते गए। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इन सभ्यता में शुरू शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत
शहरी जीवन भी मौजूद था, मतलब ये बात कही जा रही है कि थोड़ा बहुत शहरी जीवन था उस समय। ठीक है। खेतिहर पक्ष का जोर शायद उन नवातुंगों को दिया होगा जो आर्य थे। ठीक है, खेतिहर पक्ष के बारे में मोस्टली जो आर्य आए थे वो बोल रहे हैं कि वो खेती और ये सब करते थे, पशुपालन वगैरह। और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आ गए, मतलब ये उत्तर पश्चिम से बात की जा रही है कि वहाँ से आए थे ये आर्यों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि आर्य का प्रयोग सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ है। मतलब माना जा रहा है कि आर्य आए थे बाद में, क्योंकि आर्य सभ्यता बाद में थी। ठीक है। तो अब जो क्या थे, आर्य थे वैदिक सभ्यता वाले, तो वो तो इसके बाद आए थे ना। ये बात कही जा रही है। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा में भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जात के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सी जातियां आईं, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं सब घुल मिलकर रह गए। बात अगर की जाए तो यहाँ पे बात ये क्लियर हो रही है कि जो आर्य आए थे वो बाद में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले थे। तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है आर्य ही पहले धीमे धीमे आते रहे हों, वो लग गए हों, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण मिला नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये द्रविड़ थे जो भारत से मिले जुले हैं। और मैंने इसमें बात कही गई है कि सब चीज़ों से मिलके ही बाद में भारतीय संस्कृति बनी है और उन्हीं से लोगों ने सीखा है मिलके। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक में, प्राचीनतम अभिलेख जो हमें मिले हैं। अभिलेख का मतलब है कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी लेखन पद्धति थी कि जो हम पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। लिखा तो कुछ प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। धर्म ग्रंथ और पुराण देखते हैं क्या क्या है उनके। धर्म ग्रंथ और पुराण उनमें कुछ थे या नहीं थे, ऐसे तो कुछ था नहीं ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। मतलब अगर संस्कृत की बात की जाए, सबसे पुराना इतिहास जो कुछ लिखा गया है वो वेद ही है। सबसे पहले यही लिखे गए थे, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वैदिक युग के काल के निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। ठीक है, यूरोपीय विद्वान बहुत पुराना बोलते हैं, वेद बहुत पुराने हैं, लेकिन भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। देखते हैं क्या है आगे। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्मग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मूलर ने ये बात कही है। तो आगे देखते हैं। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। मतलब बात की जा रही है कि जो ईरान में अवेस्ता थी वही वाला सेम वो अपना मोटो लेके आए थे, वही विचार भी थे उनके। ठीक है, भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। मतलब बात की जा रही है जो अवेस्ता में लिखा है वही लगभग वेदों में लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जो आर्य आए थे वो ईरान साइड और उधर से ही आए थे, तो उन्हीं की बातों को उन्हें कहा है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट हैं। ठीक, आगे अगर बात की जाए वेदों के बारे में कि वेदों के बारे में और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और ये किस हिसाब से चीज़ों का यहाँ पे बात की गई है। तो अगर वेदों के बारे में बात की जाए तो वेद क्या हैं, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। मतलब वेदों का अर्थ क्या होगा, जानना। अर्थात वेद का सीधा साधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। ठीक है, वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व से बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे।
मतलब उन्होंने आत्मा पर बहुत ध्यान ही नहीं दिया था, ऐसे मान लो, सीधी बात ये थी। और मरने के बाद वो मृत्यु के बाद किसी भी अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। आगे देखते हैं। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक कह सकते हैं, इसको पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रस के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। ठीक है, देखते हैं। सभ्यता के ऊषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज अवस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति के देवत्व का आरोप किया है। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। पश्चिमी लेखकों ने कहा कि भारतीय जो लोग हैं परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग इस हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। तो इन्होंने ऐसी बातें शुरू शुरू में अपने अपने विचार रखे थे। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। पहली धारा कौन सी थी? एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल पर एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु एक निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी है या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इसी बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन के अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। तो उसमें बात की गई कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही, मतलब अगर उसमें बुराइयां होती या ये सब चीज़ें होती तो वो अब तक ख़त्म हो जाती, पर ऐसा नहीं था और ये आज तक इसीलिए बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता की अगर बात की जाए तो निरंतरता कैसे चली है इसकी, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशेषतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागार बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। मतलब ये बताई जा रही है कि भारतीय व्यवस्था इतनी बढ़िया थी जो चारों तरफ फैल गई है। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा है। बात की जा रही है ईरानियों ईरानियों के बारे में। ईरानियों और यूनानियों ने चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हज़ार वर्षों तक यह संस्कृति विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। अब बात की जा रही है उपनिषद के बारे में। तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। मतलब 800 के बारे में बात की जा रही है। फिर हमें भारतीय आर्यों के चिंतन से एक कदम और आगे ले जाते हैं। जो आर्यों का चिंतन था उससे एक कदम आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। बात अगर आगे की जाए तो उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यही सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर
अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। ब्रह्म वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। तो बात इसमें उपनिषदों के बारे में की यार, ये कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तत्व मौजूद हैं, हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इसमें वैज्ञानिकता की ओर ले जाती हैं, जो उपनिषद के बारे में कहा गया। उपनिषदों का सामान्य झुकाव जो अद्वैतवाद की ओर, मतलब इसमें अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का था उसके बारे में बात इसमें की गई है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम हो जाता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह समंजन का रास्ता था। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोगों के ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया, मतलब जो जादू टोना था उसको खत्म करने की बात की गई। और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया, मतलब इसमें कहा गया कर्मकांड पूजा पाठ, मतलब अगर सच्चाई इनमें ढूंढने की बात की गई तो उपनिषदों का मतलब ये था। और वो अद्वैतवाद से थोड़ा सा प्रभावित मानी जाती है। उपनिषदवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी की खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण के में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, जैसे चरैवेत चरैवेत, हे यात्री इसलिए चलते रहो, हमेशा चलते रहो। इसमें चरैवेत चरैवेत जो अपने यात्री ब्राह्मण में दिया गया है वो उसमें एक श्लोक है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। वैसे तो ये जो इतनी सारी बातें की जा रही हैं ये सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से ही आपकी इंपॉर्टेंट है, बस हो सकता है प्री में भी एक आध क्वेश्चन आपका इसमें से डाल दिया जाए। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जो एनसीईआरटी का ने सिलेबस दिया है कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस के हिसाब से सारी, अब सिंधु घाटी सभ्यता हम मान लो पूरी पढ़ भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें ज़्यादा उपयोगी लूसेंट के फैक्ट ही रहेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो आएगा वो फैक्ट बेस पे आएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का लेवल इतना नहीं है कि इतना आपको कथन कार्ड वाला या ऐसा कोई क्वेश्चन दे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से यूपी पीसीएस के मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए पढ़ ले रहे हैं एक बार। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। अगर व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं बात की जा रही है, उपनिषदों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासित रहें। ज्ञान अर्जन का और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग जरूरी है। इसी प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन के सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है उसकी यही सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय यार अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने इस तरह का संतुलन बनाए रखा है। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया है। उनकी ये उपलब्धियाँ बहुत अनोखी थीं। आगे अगर बात की जाए तो, लेकिन इनके इसी व्यक्तिवादी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति प्रत्येक कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ होता है। उसके मन में एक समग्र समाज की कोई न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। इसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत ने इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच का पर आधारित जातवाद और भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। यह कहा जाता है कि जात व्यवस्था के शक्ति से बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जात की रचनात्मक शक्ति धुंधलीती चली गई। मतलब इसमें बात बताई गई है कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन धीमे धीमे जैसे जाति व्यवस्था ने प्रगाढ़ रूप ले लिया और हमारी बौद्धिकता की शक्ति है वो एक तरह जड़ होती गई और वो सब खत्म होती गई। जो रचनात्मकता की शक्ति थी वो खत्म होती चली गई। ये इसमें बात की गई है। भौतिकवाद के अगर बारे में बात की जाए तो एक बार चलिए देखते हैं इसको। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों का आरंभ में
ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया। मतलब जो भी चीज़ें पहले लिखी गई तो वो ताड़पत्र, भोजपत्र लिखेंगे तो वो खत्म हो गई। कागज़ पे लिखने का चलन बहुत बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब भारत में नहीं मिलती हैं, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई तो उन्हें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना प्रारंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई है। इस साहित्य का हवाला इस अब सिर्फ इसकी आलोचना में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विस्तृत प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव था। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। आगे अगर बात की जाती है, भारत में भौतिक बाद के बहुत से साहित्य की को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहितों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीतों के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस बात के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उनका तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवियों की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थों का और इसी संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है और न नरक, और न ही शरीर का कोई अलग आत्मा है। मन एवं बुद्धि उसकी बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक अगर बात की जाए तो भारत के दो महाकाव्य हैं, एक तो रामायण है और एक महाभारत है। दो ही महाकाव्य हैं। को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। मतलब इनको जो रूप ग्रहण करने में सदियां लग गई होंगी और उन्हें बाद में भी अनेक टुकड़े जोड़ते जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उनके समय के गृहयुद्धों जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और उनकी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किसी ऐसी पुस्तक की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन में आज भी इनका जीवन प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। अगर बात की जाए इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की भिन्न मतलब सांस्कृतिक विकास के बारे में श्रेणियों के ठेठ भारतीय ढंग की एक असली सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्च बुद्धिजीवियों से लेकर असाधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वायरस कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित थे और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों को में एकता का नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया था जो हर तरह से भेदभाव पर छा गया हो और बराबर बना रहा। आगे देखते हैं, भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक था और वे अनेक रूपों में अनेक अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य के प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी भी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों की हो जाती है। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों, अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमें हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया, क्योंकि उस समय इतिहासकार ही नहीं थे तो तिथियां निर्धारित हो नहीं पाई हैं। घटनाएं आपस में गंडमंड हो जाती हैं, बहुत धीमी गति से
आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूलभुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। जो कल्हड़ की राजतरंगड़ी की अगर बात की जाए, एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है, यह है कश्मीर का इतिहास है। मतलब राजतरंगिणी में क्या कहा गया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में, ईसा की जो 12वीं शताब्दी उसमें की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास से कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेष, सिक्कों और सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी इन्हें सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के जो आए थे उनसे, कुछ बाद में आने जाने वाले अरब के विवरणों से भी मिल जाती है। अगर बात की जाए ऐतिहासिक बोध के स्वभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, यह यहाँ की जनता ने अतीत के विषयों में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वेदांतों, पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली। मतलब जो बातें पुरानी कही गई वो उनने वही मान ली। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। मतलब हम हर बात को सहजली मान लेते थे। महाभारत की अगर बात की जाए, महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। मतलब इसमें राजनीति के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात बताई गई है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय में इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। मतलब बात अगर की जाए तो अभी भी पूरा नहीं किया गया ये कार्य। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे और उनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथाओं में एक विशेष नायिका का एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे वह पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोगों भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और एक नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला है। मतलब अगर बात की जाए तो इसमें आर्यों का ऐसा प्रचलन नहीं था कि एक स्त्री कई लोगों से शादी करे, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया गया कि पांडवों ने मतलब एक स्त्री शादी की थी। तो वही है, हर टाइप की इसमें बातें जो बताई गई हैं। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी एक का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और एक तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि एक विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया है। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाकों तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। जो रामायण की कथा है वो दक्षिण में जो आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और उसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत के पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई में एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। मतलब अफगानिस्तान तो पहले भारत में था ही, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बात की जा रही है। इस हिस्से को उस समय गांधार बोला जाता था, जिसे वर्तमान कंधार शहर का नाम पड़ा इस कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी जो है गांधार की कन्या पड़ा। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इसके इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम पुराने इसी
समय भारत की राजधानी बने हुए थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिलता है और न ही समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का हो। और इसमें बात की जाइए, लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं। परंतु इसके अलावा धर्म और जो व्यक्तियों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने के प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से। मतलब बात इसमें की गई है कि स्वयं अगर हम अनुशासित हैं तो हम एक अच्छे समाज को निर्माण में सहायक हो सकते हैं। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खद बदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं, महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य के रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। दूसरों के साथ, अगर वाक्य वो क्या है, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार ना, मतलब दूसरों के साथ ऐसा कोई भी काम मत करो जो तुम्हें खुद खराब लगे। मतलब अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे तो तुम्हें वो चीज़ कैसी लगेगी। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदार अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए बहुत दुख भोगना आवश्यक है। धर्म के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अब बात इसमें भगवद गीता के बारे में की गई। तो भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। 700 श्लोक, बात की जाए कितने श्लोक हैं तो 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षक बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय से श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्यों की आत्मा के संकट के लिए, मतलब मेन आत्मा के संकट के लिए है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब बातें उसमें कही गई हैं गीता में। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचारों और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसको अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो अगर बात की जाए इसकी व्याख्या की तो कोई इसे अहिंसा का मार्ग बताता है, जैसे गांधी जी ने इसको बताया है। बाकी लोगों ने भी इसके बारे में कहा है। तो उसमें जैसे मान लो आपका अरविंद घोष या तिलक जैसे नेता थे, तो उन्होंने इसको बताया है कि अगर आप हिंसा भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धर्म कार्यों के लिए हिंसा और युद्ध का जो होना है वो औचित्य, मतलब इसी आधार पर आप कर सकते हैं। बात अगर की जाए तो इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसे होने वाले व्यापक नरसंहार के मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार में विरुद्ध विद्रोह प्रकट कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि का, पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण,
मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है और उसमें मानव जीवन के 3 मार्गों ज्ञान, धर्म और भक्ति, 3 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, इसमें भक्ति पर ज़्यादा बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन के समय को उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। धर्मयुग अर्थात विशेष युग में अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे अगर बात की जाए तो गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही इसके विशेष विचारधारा के लोगों को संबंधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों तक भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी चीज़ मिली है, जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते हुए विचारों से मेल खाती है। मतलब इसमें ऐसा गीता में कहा गया है कि जो हर समय कितना भी परिवर्तन हो, अप जाओ डाउन जाओ कुछ भी करो, बट उसकी चीज़ें हमेशा एप्लीकेबल हैं। आगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में अगर बात की जाए तो बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। तो बुद्ध के पहले जो जातक कथाएं बुद्ध से संबंधित हैं उनके बारे में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा, क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगाया गया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा था। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं कर, अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर अगर बात की जाए उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदाय से बनाया जाता था, जिसे 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातक के वर्णों में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों में अलग अलग बस्तियों और गाँवों की स्थापना की थी। इस तरह गाँव बढ़इयों का था, एक गाँव लोहारों का था। इसी तरह और पेशा के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता था कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल का काम करता है और बड़े ठेके लेता है। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने की जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों और सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करना, भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपारण, भागलपुर और दूसरे स्थान पर समुद्र की ओर जाते थे, वहाँ से दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह और श्रीलंका के मलय टापू तक। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेख को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उन्हें मूल लिपि में हैं, जिससे भारत के देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी में भी मिले हैं। अशोक के जो हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, ये सब कई लिपियाँ थीं, 4 लिपियाँ थीं। ईसा पूर्व 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृति भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। पाणिनि के बारे में की गई संस्कृत भाषा की रचना की थी। उन्होंने अपने समय में संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि संस्कृत
संस्कृत भी व्याकरण का आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों में उसे बहुत कुछ जोड़ा भी है, उसकी व्याख्या भी की गई है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इसका संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का जो संपर्क हो चुका था। औषधि विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें में थीं और अस्पताल भी। अनुश्रुति की इस भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरि, अगर औषधि विज्ञान की बात की जाए तो कौन थे? धन्वंतरि थे। किंतु सबसे पहले प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तक ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई थी। इस औषधि का 5 की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर संस्कृत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र और उनकी पहचान के इलाज के तरीके बताए गए हैं। शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में विषय बनाया गया था। लेखकों का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य परीक्षण के दौरान मुर्दों को चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों का काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणु को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। 3री-4वीं में बताए जा रहे हैं। और जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों के में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इसमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा के तरह तरह के विषय शामिल थे, इसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षण को बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे। गोकी इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के जीवन में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के बाद एक प्राचीन और विश्वविद्यालय तक्षशिला यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर हिस्सों में लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष रूप से योग्यता समझी जाती थी। जो कि चिकित्सा यहाँ के आयुर्वेद विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता था कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके वक्त इलाज के लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहाँ से शिक्षा पाई थी। पाणिनि ने भी इस तरह से तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले जाते थे और मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न तरह समय के बारे में कोई धारणा बनना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुद खुले दिल के, आत्मविश्वासों और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग हैं। रहस्य की खोज और हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों का महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने और मौत का लापरवाही सामना करने वाले लोग थे। महावीर, बुद्ध और वर्ण व्यवस्था के अगर बारे में बात की जाए